तारीख में पहली बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी ढाका में मनाई गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और अगर पाकिस्तान ना बनता तो बांग्लादेश भी ना होती। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा। लोन के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश भी जन्म न लेता, जन्म से कहीं ज्यादा अहम बात ये है जन्म लेने के बाद आपने क्या कुछ जना। लोग बुनियादी जरूरियात जिंदगी के लिए कीड़ों मकोड़ों की तरह तो नहीं रेंग रहे। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ। जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। बांग्लादेश के वजीर आजम मोहम्मद यूनुस वो पूरी की पूरी उन्होंने जान झोंक रखी है कि इंडिया से दोस्ती यारी हो जाए। इंडिया से एक बार मोदी जी फ़ोन ही कर लें या हमारा कम से कम उठा लें। फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, बैठक की तो बहुत दूर की बात है। एक बार हमारा बस जो है वो फ़ोन उठा लें, हमारे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जो है वो अपना बहुत कुछ कर लेंगे। वो एश्योरिटी देने के लिए सब कुछ रेडी है और यही होना है। जब तक ये जो जमात इस्लामी का एलिमेंट है, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए। जब सत्ता में आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि सत्ता चलाना कितना मुश्किल होता है। सत्ता चलाना कोई आसान काम नहीं। और अभी भी आप देखो बांग्लादेश के अंदर भी जो नॉन जमात इस्लामी का तबका है, जो कि 50-60% है अभी भी, वो इन सब चीज़ों को उसको समझ में आने लगा। उनकी आंखें खुलने लगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई शेख हसीना को भगा के। अब शेख हसीना का वापस आना तो लगभग असंभव है, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने अपनी खुद ही जो है वो कब्र खोदी है, खुद ही जो है वो किया है। अब कहीं जिन्ना का बर्थडे मना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो वापस 71 से पहले वाले दौर में ही बांग्लादेश को धकेल रही है। मोदी, शहबाज और यूनुस मुलाकात का एजेंडा क्या होने वाला है? यूमिन से फरीकी मुलाकात, तीनों की यकजा एक ही टेबल पे बैठे हुए। छा गई हैं आप। क्या ख्यालात आते हैं आपको भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। भारत का मीडिया आप पढ़िए तो जो एक खबर वहां से निकली वो ये थी कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। तो ये भारत की मीडिया की खबर है, मुझे नहीं मालूम, डिनाई किसी ने नहीं की। बांग्लादेश ही मैंने कोई डिनाई नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है। जो इंटरिम सेटअप है बांग्लादेश का, उसमें प्रॉब्लम्स तो हैं। और ऑब्वियसली जो भारत को ये भी खतरा इस वक्त ये है, जो देख रहे हैं हम इंटरनली, लोगों का एक बांग्लादेशियों का ये भी हो रहा है कि जी ये जो 1971 कोई हमें इंडिपेंडेंस 71 में तो नहीं मिली थी। हमें तो इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया बासित साहब। इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 में मिली थी। अगर कायदे आजम ना होते और पाकिस्तान ना बनता तो आज हम शायद बंगाल ही का हिस्सा होते। आज तक इतने देशों में सरकारें बदली, कई बार तख्ता पलट हुए, कई बार सरकार के जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो देश छोड़कर भागे, तो कई बार उन्हें मारकर भी गिरा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पिछले 2 महीनों में जितना बदला है ना, उतना बदलता हुआ देश आपने इतनी जल्दी कभी कोई भी नहीं देखा होगा। हुआ ये कि हाल ही में 11 सितंबर को पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी थी, यानी कि 11 सितंबर के दिन मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई थी। तो इसको लेकर पाकिस्तान में जगह जगह प्रोग्राम आयोजित करवाए जा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बाहर भी एक देश में मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर प्रोग्राम हो रहे थे। यहां तक कि कई जगह तो पाकिस्तान से भी बड़े प्रोग्राम आयोजित करवाए गए। वो देश और कोई नहीं, बांग्लादेश है। जी हाँ, मोदी कायद का जन्मदिन भी मनाया गया वहां पे। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब और यूनुस साहब की मुलाकात तो होगी मेरे ख्याल में, और वो होनी चाहिए। और उसके लिए जिससे हमने पहले भी रिक्वेस्ट यही की थी कि इस मुलाकात के जो ऑप्टिक्स हैं उसका भी ख्याल रखें, और जो टॉकिंग पॉइंट्स हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाएं वो भी बड़े जबरदस्त। किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ऑप्टिक्स बड़े जरूरी होते हैं। आपको ये नजर नहीं आना, ये आपको बताना है कि आप इक्वल पार्टनर्स हैं। हाल के तौर पर एससीओ की जो पाकिस्तान में सरबराही इजलास हो रहा है 15-16 अक्टूबर को, उसमें अगर आप देखिए तो कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग थी पिछले दिनों, मेरे ख्याल 10 सितंबर को थी। तो उसमें भारत की जाने से कोई नहीं आया। और भारत के जो वाइस कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने वर्चुअल वहां से अटेंड की।
तो ये भी मुमकिन है कि एससीओ को क्यों भारत इतनी लिफ्ट नहीं दे रहा। और पिछले साल एससीओ की जो सरबराही समिट थी वो भी भारत ने वर्चुअल करवाई। मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई और अब भी भारत इस सिलसिले के लिए डेफिनेटली वो आराम से तो नहीं बैठेगा। दोनों मुल्कों को अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए बहुत एहतियात के साथ और बहुत हिकमत अमली के साथ चलना होगा। ये देखिए, अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई और आपको हैरान कुन ये बात है कि पाकिस्तान में वो खुलेआम जॉगिंग करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और बड़े खुशियां समेट के वो गए। पाकिस्तान ने भी बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। ये मेरे ख्याल में एक कौम का दूसरी कौम के साथ रिश्ता है। बल्कि मांग हो रही है कि मुजीबुर रहमान को हटाकर जो उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना था उसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए और बांग्लादेश की जो करेंसी है उस पर इसका फोटो भी छापा जाए। और अगर आपको लगता है कि बात खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है। फिर इसके आगे ये भी कई जगह प्रस्ताव पास हुए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है असल में वो एक भारतीय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो उसे भी हटाया जाए क्योंकि ये भारत का राष्ट्रगान है। अपनी सिफारतकारी को बेहतर करना पड़ेगा। आप जैसे मीडिया ने ये जिक्र किया, मैं सलाम पेश करता हूँ सुनो न्यूज को कि कम से कम उन्होंने एक अहम मौजू को उठाया तो सही, बात तो की, लेकिन यहाँ तो लोगों को रोजाना की सियासत से ही फुर्सत नहीं है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कयाम है उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, इसलिए क्योंकि हम अपने हिसाब का निजाम चाहते थे, रुमाल बराबर पाकिस्तान चाहते थे जिसमें हम अपना निजाम वो खलीज बंगाल में डूबे। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं जिसमें आपने कहा कि असल में तो ये उनकी जो है वो शिकस्त है। आपको याद होगा कि क्या बोला था उसने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपनी फौजों को ढाका की गलियों में जो है मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर नरेंद्र मोदी जो है जब ढाका गया तो उसने कहा कि मैं बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। ये देखे ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनको लेके जाना चाहिए। लेकिन अब इन लोगों का मानना है कि इस लाल रंग को बांग्लादेश के झंडे से उखाड़कर फेंक देना चाहिए और एक पूर्ण इस्लामिक झंडा बांग्लादेश की नई सरकार को अपनाना चाहिए। और ये प्रस्ताव आने वाले समय में वो बांग्लादेश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों के सामने रखने भी जा रहे हैं। यानी कि अब साफ हो चुका है कि बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, इनमें से तो कई का मानना है कि बांग्लादेश का विलय कर देना चाहिए पाकिस्तान में और एक पूर्ण पाकिस्तान जो कि 1971 से पहले था उसका सपना भी हमें साकार करना चाहिए। पार्टी को जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं उनसे कभी ढंग से कनेक्शन भी नहीं बनाया और ना ही उनसे कभी बात करी, ना ही बैक चैनल के जरिए, ना ही अप फ्रंट आकर। और इसीलिए अब जब आंदोलन के कारण बांग्लादेश की सत्ता और वहाँ की शेख हसीना की पार्टी साफ हो चुकी है तो हमारा वहाँ पर ग्राउंड भी खत्म हो चुका है। और इसीलिए जो विपक्षी नेता हैं वो भारत को बांग्लादेश के अंदर अब एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर एक तरफ जमाते इस्लामी अपने फुल फ्लेज मूड में। अच्छा, जमाते इस्लामी को आप देखो तो जमाते इस्लामी चाहे भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, इसने कभी भी सरकार तो नहीं चलाई। चलो भारत में भी जो लोग कहते हैं जमाते इस्लामी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है तो वो गलत कहते हैं, बिल्कुल एक्टिवेट है पूरी। उसमें उसकी अपने नेटवर्क है, उसका अच्छा खासा प्रेजेंस है लगभग भारत के सभी राज्यों में। तो पाकिस्तान में कभी उन्होंने सरकार नहीं चलाई, भारत में तो खैर भूल ही जाओ, बांग्लादेश में भी उन्होंने सरकार नहीं चलाई। मतलब जो ऑफिशियली सरकार चलाना होता है वो आसान। आप कभी किसी आदमी को देखना जो विधायक होगा, जो सांसद होगा, वो खुद टेंशन में रहेगा, उसका जो है खुद का जो है ब्लड प्रेशर और फलाना ढिमकाना कमाई उमाई होती है वो अलग बात है, मगर खुद उसको 50 तरह की प्रॉब्लम रहेंगी। वो खुद जो है वो लोगों के पैर छुएगा, अरे बाबू जी वोट दे देना। खुद लोग आपने देखा होगा विधायकों सांसदों को जब चुनाव का टाइम आता है सब लोगों को जाके पैर छूते हैं, सबसे नमस्ते करते हैं। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द वाले होते हैं चेले चपाटे इंटू चिंटू, वो सब कभी भी आप देखो कि वो कभी भी चाहे चुनाव का टाइम है चाहे ना है, वो हर समय रंगबाजी में घूमते हैं। तो यही हालत वहाँ पर वो है। यूनुस खान को तो सरकार दे दी, अब यूनुस खान की जिम्मेदारी है वहाँ पे पैसा कैसे आएगा, कैसे देश चलेगा, कैसे इकोनॉमी चलेगी, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कैसे जो इम्पोर्ट घटाएं, कैसे जो है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, ये सब जिम्मेदारी दे दी। जमात इस्लामी की कोई जवाबदेही नहीं है, तो जवाबदेही नहीं है तो इनको कुछ भी आता नहीं है, तो खाली अपनी जो है वो वही अपनी अय्यासी में अपने जो है उसमें घूम रहे, अपनी रंगबाजी में घूम रहे हैं जमात इस्लामी वाले। तो इसी चक्कर में वहाँ पे कहीं जिन्ना का बर्थडे मनाया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत को
वो उनका कहना है कि भाई मोदी जी एक बार हमसे मीटिंग कर लें। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई एक बार हिंदुस्तान हमसे बात कर ले, हिंदुस्तान प्लीज़ हमको डिस्टेबलाइज ना करे, हमको ये ना करे, हमको वो ना करे। तो जो कुर्सी पे बैठता है उसको पता होता है। जो कुर्सी मैं तो चाहता हूँ कि जमात इस्लामी को ही अगर वहाँ पे इतनी पावरफुल हो गई है तो उसको सरकार भी सत्ता सौंप देनी चाहिए। जल्दी जल्दी चुनाव हो, कैसे करके उनको सत्ता सौंप दी जाए। जब सत्ता सौंपी जाती तभी आप देखो तालिबान भी जब अफगानिस्तान में थे, जब अशरफ गनी की सरकार थी, तब कितना आतंक मचाते थे, कितना अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया था। जहाँ सरकार कहते थे हमको सरकार दे दो, सत्ता दे दो, सत्ता में आ गए। अब उनको 2-3 साल हो रहे हैं, भले ही पाकिस्तान के संग जो भी कर रहे हो, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं है कि हम जो है वो दुनिया में फॉरेन फंडिंग कहाँ से लाएं, हम इन्वेस्टर कैसे लाएं, हम क्या कैसे लाएं। उस चीज़ को अभी तक भी वो जो है वो क्रैक नहीं कर पाए हैं।